हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, कल आप सभी का साइंस का एग्जाम है, यानी कि पेपर है। आप सब बेहतर ढंग से तैयारी कर लो, ठीक है। मैं आप सबको यही एक सलाह दे सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब इस वीडियो में साइंस के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो MBBI है। कितने बच्चे MBBI के बारे में जानते हो, मतलब इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। MBBI को क्या बोला जाता है, इसका मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैं इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग तैयार हो क्लास करने के लिए। आप सब अपने दोस्तों को भी बोल दो, ठीक है। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइम के वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन का रहा है मानव शरीर के, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 22 और तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है 24, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म हो सकते हैं। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23, ठीक है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23, ठीक है। सबको याद रहेगा, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 23, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन का रहा है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन के लिए बारे बोल रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। आपका पहला ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा और दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक और तीसरा ऑप्शन है फसलों के छिलके, केक एंड रबर और चौथा ऑप्शन है केक, लकड़ी एंड घास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। धीरे से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर को सोचना है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है केक, लकड़ी एवं घास, ठीक है। तो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केक, लकड़ी एवं घास, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में क्वेश्चन है लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पुरुष में ही, दूसरा ऑप्शन है स्त्री में और तीसरा ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे तो स्त्री और पुरुष दोनों में, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे पुरुष और स्त्री दोनों में, सबका राइट आंसर है, ठीक है। लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुष और स्त्री में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन का रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में क्वेश्चन है पुष्प का यानी कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र और तीसरा ऑप्शन है वर्तिका और चौथा ऑप्शन है अंडाशय, ठीक है। अपना आंसर कमेंट कर दो जल्दी। पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अंडाशय, ठीक है। सबको याद रहेगा पुष्प का कौन सा भाग फल बन जाता है, पुष्प का अंडाशय भाग फल बन जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है विवृषण में, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में और तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवृषण में, ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवृषण में, ठीक है। सबको याद रहेगा शुक्राणु का निर्माण विवृषण में होता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर BBI लिख रहा हूँ उसका मतलब सारे क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन का रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्लेजोमोडियम में और चौथा ऑप्शन है लेशमानिया में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा रहा था, 6 नंबर में क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे ईस्ट में, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो सब। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में क्वेश्चन का रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर
नंबर में क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? ठीक है, पत्तियों में, पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं उसके बारे में बोल रहा है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? पहला ऑप्शन है शिरा में, दूसरा ऑप्शन है रंध्र में, और तीसरा ऑप्शन है मध्य शिरा में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र में। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंध्र में। ठीक है, सबको याद रहेगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है एडीपी को, दूसरा ऑप्शन है एटीपी को, और तीसरा ऑप्शन है डीटीपी को, और चौथा ऑप्शन है पीडीपी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका फुल फॉर्म किसको पता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो एटीपी को, सबका राइट आंसर। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो एटीपी को, सबका राइट आंसर देगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने इससे पिछली वाली में वीडियो में बताया था कि आप सभी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा था, आप सब कमेंट कर दो। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, आप सभी को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जल का वहन से, दूसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन से, और तीसरा ऑप्शन है अमीनो के अम्ल का वहन से, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, सारे आदमी मिलकर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 9 नंबर में क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भोजन का पाचन से। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा जल का वहन से। ठीक है, सबको याद रहेगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन से। ठीक है, सबको याद रहेगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन से। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, क्या क्वेश्चन? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर में क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, इसका कहने का मतलब है, डॉक्टर लोग जो मरीजों का दांत देखते हैं उसमें किस लेंस का उपयोग किया हुआ रहता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर में क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, मतलब बड़ा दांत देखने के लिए करता है। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए। सबको याद रहेगा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर में क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, सबको याद रहेगा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर में क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर में क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, अब चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पक्षमाभि, और दूसरा ऑप्शन है परितारिका, और चौथा ऑप्शन है नेत्र लेंस, और चौथा ऑप्शन है रेटिना दृष्टि पटेल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर में क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 12 नंबर में क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर में क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे रेटिना दृष्टि पटेल, सबका राइट आंसर है। ठीक है, पुतली को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा रेटिना दृष्टि पटेल। ठीक है, अगर आप सबको एक बार में समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर में क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है,
किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा ऑप्शन जरा दूरदृष्टिता, और चौथा ऑप्शन है मोतियाबिंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझो। 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हो जरा दूरदृष्टिता, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हो जरा दूरदृष्टिता, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर में क्वेश्चन का रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर में क्वेश्चन है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली वाला उत्तल लेंस, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको याद रहेगा शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है ओम, और तीसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति कूलम, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वोल्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या होती है? ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है शून्य होता है, दूसरा ऑप्शन है इसके सिर की ओर जाने पर घटता है, और तीसरा ऑप्शन है इसकी सिर की ओर जाने पर बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, सबको याद रहेगा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर में क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, और दूसरा ऑप्शन क्या है चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या था? 17 नंबर में क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे अवतल लेंस अवतल दर्पण सबका राइट आंसर है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है? ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, और तीसरा ऑप्शन है जस्ता, और चौथा ऑप्शन है लोहा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ठीक है, सबको याद रहेगा बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है तांबा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में क्वेश्चन का रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। 19 नंबर में क्वेश्चन का रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तांबा की, दूसरा ऑप्शन है चांदी की, और तीसरा ऑप्शन है सोना की, और चौथा ऑप्शन है जिंक की। ठीक है, 19 का राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक। ठीक है, मैं आवाज थोड़ा सा आपसे, अभी आवाज आप सभी को थोड़ा भारी लग रहा होगा, आप सभी को मेरा आवाज पे नहीं जाना है। ठीक है, आप सब अपने काम पे फोकस करो। 19 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक की। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर में क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर में क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका 20 का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, और तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, और चौथा ऑप्शन है कच्चा चूना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस रासायनिक अभिक्रिया, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में क्वेश्चन है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में क्वेश्चन है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, और तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनोन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, सबको याद रहेगा, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर में क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, और चौथा ऑप्शन है शून्य। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आप सभी को यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नया चैनल देख करके आप लोग वीडियो को कट नहीं कर देना। ठीक है, मैं इतना एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं, मेरा खुद मैट्रिक में 450 नंबर प्लस लाया है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन का है, मैं आगे चल के अपना मार्कशीट भी आप सभी को दिखाऊंगा। 22 नंबर में क्वेश्चन का है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है शून्य। ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी ये नहीं देखते हैं कि ये सर किस में पढ़ा रहे हैं, वे सर किस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे किस में, जिसमें 5 लाख का बोर्ड लगा रहेगा वो उसमें आप सभी पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थी इस सब चीज नहीं देखा जाता है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, सबको याद रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर में क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर में क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, सबको याद रहेगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उत्तल लेंस। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर में क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर में क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण से, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण से। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण से। ठीक है, सबको याद रहेगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 25 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 नियम, दूसरा ऑप्शन है 2 नियम, और तीसरा ऑप्शन है 3 नियम, और चौथा ऑप्शन है 4 नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नियम। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्लास में मजा आ रहा है
है कि नहीं। पर 26 नंबर में क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। इस सब क्वेश्चन का जवाब जो बच्चे नहीं दे पाते हो समझो साइंस पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन का रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन का रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, सबको याद रहेगा दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर में क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर में क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, सॉरी दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के और तीसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार के। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, आप सबके सामने में सारे चुनिंदा प्रश्न समझाया जा रहा है। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बस आप सब अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं और आप सभी की 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवा सकूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, आप सब अपना प्यार बनाए रखना। मैं आप सबको लिख कर देता हूं, आप सभी की 12th की तैयारी 450 नंबर मेरा काम होगा प्लस करवाना। ठीक है, वो हमें आर्ट्स में भी। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन का है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है 0 और तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन क्या, चलो वो भी देख लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर में क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर में क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है दुगुनी होती है और दूसरा ऑप्शन है आधी होती है और तीसरा ऑप्शन है चौथाई होती है और चौथा ऑप्शन है बराबर होती है। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है इसीलिए आवाज आप सभी को ऐसा लग रहा हो सुनने में। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर में क्वेश्चन है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है। ठीक है, सारे इजी क्वेश्चन है, इससे पीछे भी बताया गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन सा का आंसर पता चल जाएगा। 30 नंबर में क्वेश्चन का रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है समतल या उत्तल और चौथा ऑप्शन है सतल। ठीक, समतल। ठीक है, 2 मिनट का समय दिया जाता है आपसे, 2 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग सोचो क्या है इसका आंसर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। ठीक है, मतलब परछाई जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है तो वह कौन सा दर्पण कहलाएगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, सबको याद रहेगा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर में क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर में क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक होता है और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों होता है, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर में क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये सभी आप सभी को पूछा जाएगा। ठीक है,
32 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, कितने बच्चे इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा मैं उसका क्वेश्चन पे निश्चित लाइक कर दूंगा, मैं उसका कमेंट पे निश्चित लाइक कर दूंगा। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको नहीं पता था वो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर में क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर में क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 कोष्ठ होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 4 कोष्ठ होते हैं और तीसरा ऑप्शन है 8 कोष्ठ होते हैं और चौथा ऑप्शन है 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 कोष्ठ। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी से प्रश्न है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर में क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है, आप लोग जिस वीडियो को कवर कर रहे हो इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन भी आई है। 34 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेप्सिन और दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन और तीसरा ऑप्शन है लाइपेज और चौथा ऑप्शन है इमाइलेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझो। ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूं आपसे क्वेश्चन को पहले अच्छे से कवर करो। 34 नंबर में क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर में क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वायवीय और दूसरा ऑप्शन है अवायवीय और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, मतलब वायवीय और अवायवीय दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवायवीय। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायवीय। ठीक है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर में क्वेश्चन है एक वयस्क क्या 36 नंबर में क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ठीक है, बच्चे को इसका आंसर पता है। ठीक है, लेकिन 10 क्लास में इसका क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है एक वयस्क मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 28 दांत होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 30 दांत होते हैं और तीसरा ऑप्शन है 34 दांत होते हैं और चौथा ऑप्शन है 32 दांत होते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट कर दो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 32 दांत होते हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा, एक स्वस्थ मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर में क्वेश्चन का रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर में क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रात में होता है, दूसरा ऑप्शन है दिन में होता है, तीसरा ऑप्शन है रात और दिन दोनों में होता है और चौथा ऑप्शन है सुबह और शाम होता है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, सीधा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण जिस समय धूप उगाड़ होता है उसी समय प्रकाश संश्लेषण होता होगा, उसी समय पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे बड़े होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर में क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर में क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अवकरण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण और तीसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन और चौथा ऑप्शन है उदासीनीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन का रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर में क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 90-60% और दूसरा ऑप्शन है 60% और तीसरा ऑप्शन है 2% और चौथा ऑप्शन है 10%। ठीक है, फटाफट
फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2%। ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। ठीक है, आप सब 50% में टिक नहीं मार देना। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर में क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो। 40 नंबर में क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप सभी? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, आप सब अपने दोस्तों को भी बोल देना ये सब क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आप सभी का मैं यकीन कल आप सभी को 10:30 मतलब सारी कल सुबह में भी 10:30 भी आप सभी को वीडियो मिल जाएगा साइंस का तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप सब अगर इससे और उसमें से 10:30 बजे वाले वीडियो और ये जो वीडियो देख रहे हो आप सभी, ये दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, आप सभी का 30 या 40 नंबर आप सभी का साइंस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 या 40 नंबर आप सभी का साइंस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं आप सभी को धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर कर लो। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो को अप्लाई करके देखना। ठीक है, लेकिन 30-40 नंबर का बात है। ठीक है, आजकल तो 1 नंबर 2 नंबर का व्यक्ति फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 30 या 40 नंबर का बात हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है उष्माक्षेपी और तीसरा ऑप्शन है संयोजन और चौथा ऑप्शन है उपचयन। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है उपचयन और चौथा ऑप्शन है अपचयन। पहला ऑप्शन है उपचयन, हर्षऊ लिखा हुआ है पहला में, और चौथा ऑप्शन है अ लिखा हुआ है मतलब अपचयन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझे कि नहीं? 40 नंबर में क्वेश्चन कहा था श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 41 नंबर में क्वेश्चन करा है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ठीक है, 41 नंबर में अब दिखाई दे रहा है आप सभी को अच्छा से। 41 नंबर में क्वेश्चन करा है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट करो। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, सबको याद रहेगा अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को 12th की तैयारी करने के लिए कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, इसी चैनल पर आप सभी को 12th की तैयारी ऐसी तरीके से करवाई जाएगी जिसमें हंसी एकदम बच्चे की तरह करना है। ठीक है, एकदम अपने भाषा में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 450 नंबर मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप सब 12th की तैयारी इस तरह से बेहतर ढंग से कर लोगे तो आप सभी का 450 नंबर पक्का मैं दिलाऊंगा। ठीक है, 42 नंबर में क्वेश्चन करा है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है, 42 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर में क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है, इसलिए मेरी टीम आप लोगों के लिए चुनिंदा प्रश्न खोज करके ला देते हैं। ठीक है, 42 नंबर में क्वेश्चन करा है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा 2 होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर में क्वेश्चन करा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ बोल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब क्या होता है? ऊपर वाला गद्देन। 43 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है हीरा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सबको याद रहेगा, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 44 नंबर में क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? ठीक है, 44 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर में क्वेश्चन कहा है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? ठीक है, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है जस्ता और तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है लोहा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, सबको याद रहेगा बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण आयस्क है। ठीक है, आप सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्यों लाइक नहीं करते हो? आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबको एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ताकि मैं आप सबके लिए और आगे वीडियो बना कर ले आऊँ। ठीक है,
45 नंबर में क्वेश्चन करा है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, 45 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर में क्वेश्चन है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, आप सबको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उलट पलट के भी दिया जाएगा। ठीक है, इससे मैंने कि ये क्वेश्चन मेरा है तो उसका भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, चीटिंग करके देख लेना। ठीक है, आप सब वीडियो आप सब पढ़ के जाओ ना, पढ़ के जाने में आप सबको होता है क्या है। ठीक है, 45 नंबर में क्वेश्चन है पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितनी होती है या फिर क्या है, एक ही बात है। पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19 है या फिर 20 है या फिर 23 है या फिर 35 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितनी है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर में क्वेश्चन करा है लोहे की परमाणु संख्या। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है, पर 46 नंबर में क्वेश्चन करा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। ठीक है, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या 26 है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर में क्वेश्चन करा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। ठीक है, आप सभी को 12th में सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, 12th क्लास में आप सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाइव क्लास पीडीएफ सब कुछ दिया जाएगा। 47 नंबर में क्वेश्चन करा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। ठीक है, 47 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर में क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है -2। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर में क्वेश्चन करा है आभूषण बनने वाला सोना होता है। ठीक है, 48 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कितने कैरेट का होता है। 48 नंबर में क्वेश्चन करा है आभूषण जिस सोना से बनाया जाता है वो कितने कैरेट का होता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 24 कैरेट का, दूसरा ऑप्शन है 16 कैरेट का और तीसरा ऑप्शन है 22 कैरेट का और चौथा ऑप्शन है 15 कैरेट का। ठीक है, अपना आंसर फटाफट कमेंट करो। आभूषण बनने वाला सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 कैरेट का। ठीक है, आभूषण जो जिस सोना का बनाया जाता है वह 22 कैरेट का होता है। ठीक है, सबको याद रहेगा, आभूषण जिस सोना से बनाया जाता है वह 22 कैरेट का होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर में क्वेश्चन करा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, 49 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर में क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। आप सब कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, आप सब कमेंट करो, क्या आप सब कमेंट क्या करो, आपसे इससे आप सभी का रिवीजन प्रैक्टिस बढ़ेगा। 49 नंबर में क्वेश्चन करा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, सबको याद रहेगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, कमेंट वगैरह लिख दो, सभी 11। ठीक है, लिख दो फटाफट, सोडियम की परमाणु संख्या 11। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन करा है। मैं इतना क्वेश्चन कम लेकर इसलिए आता हूं, कितने आप चैनल पर देखते हो, कितने यूट्यूब पर देखते हो, वीडियो देखते होगे, किसी पर 500 ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं किसी पर 200 ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आपसे वो सारी एक लाइन से क्वेश्चन कहीं से उठा करके ले आता है, आपसे को उससे पढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रश्न है सारी चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, जो कहीं ना जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है। ठीक है, जो किसी न किसी बहाने पूछ ही लेता है। 50 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिथियम है, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम है और तीसरा ऑप्शन है सीजियम है और चौथा ऑप्शन है आयरन है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आयरन। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आयरन है। ठीक है, लिथियम के मामले में, यूरेनियम के मामले में और सीजियम के मामले में आयरन सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल आप सभी का साइंस का एग्जाम है, आप सब बेहतर ढंग से तैयारी करो, इधर उधर घूमने के लिए मत जाओ। कल आप सभी को सुबह में भी 10:30 बजे एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी 40 या 50 क्वेश्चन मिलेगा। आप सभी दोनों वीडियो को अच्छे से पूर्वक से देख लेना, आप सब अपने दोस्तों को भी बोल देना। ठीक है, ये सब वीडियो देख लेगा, आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक मिलेंगे सुबह वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।